नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय दुबे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारी नई सीरीज करंट अफेयर में आपको वीकली करंट अफेयर देखने को मिलेगा और इस सीरीज का उद्देश्य है कि आप द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को किस तरीके से एनालिसिस करके यूपीएससी के रीसेंट पैटर्न के आधार पर करंट को तैयार करें, जिससे कि जब परीक्षा का समय नज़दीक आता है तो हमें करंट के लिए इधर उधर ज़्यादा भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस सीरीज का मेन मोटिव यही है कि हम लोग वीकली वे में हर साप्ताहिक तौर पर करंट अफेयर को तैयार करेंगे और हमारे लोक सेवा आयोग के अकॉर्डिंग जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल इवेंट्स के हों या नेशनल इवेंट्स के हों, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, गेम्स, अवार्ड, इंपॉर्टेंट डेज, तो वो सारे पॉइंट्स आपको जो है वो वीकली बेसिस पर मिलेंगे। और इनको तैयार करते करते मेंस को हमें करंट के लिए किस तरीके से तैयार करना है, इकोनॉमी के मेंस को कैसे तैयार करना है, एनवायरनमेंट के, साइंस टेक के, तो वो मेंस का पूरा पैटर्न प्री और मेंस दोनों को साथ में रखते हुए आपको ये करंट तैयार की जाएगी। और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी में बहुत बेहतरीन मार्गदर्शन आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। तो कंटिन्यूस वे में आप इससे जुड़े रहिए। और आज की जो हमारी सीरीज है उसका सिनॉप्सिस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि हम आज की इस वीडियो लेक्चर में कौन कौन से पॉइंट्स पर बहुत अच्छे तरीके से फोकस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारी जो डेट है, भाई हम किस डेट से करंट अफेयर को तैयार कर रहे हैं, एक तो इस पर ध्यान देना है। तो आप 6 जनवरी से लेकर के हम लोग 10 जनवरी तक का जितना भी अपडेट आया द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में, उन दोनों चीज़ों को कवर करेंगे। और उन दोनों में मैं आपको बताता जाऊंगा कि भाई कौन सा टॉपिक आपका किस सब्जेक्ट से, कौन से पेपर से रिलेटेड है, तो आपको और थोड़ा सा आसान हो जाएगा चीज़ों को समझने में कि मुझे जीएस के इन 4 पेपर्स में से कौन सा पॉइंट मुझे किस पेपर के लिए तैयार अच्छे तरीके से करना है, और उसमें बेसिकली मुझे कौन कौन से कीवर्ड्स, कौन कौन से मुख्य बिंदुओं पर फोकस करना है, और लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग आप लोगों को बनानी है। हालांकि इसमें भी प्रयास किया गया है कि कोई भी बिंदु आपको छूट ना जाए, लैंग्वेज का क्या तरीका रहेगा, उसके निष्कर्ष से लेकर के सारे पॉइंट आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। तो देखिए, पहला जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि भारतीय नौसेना को अंतिम स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी की अभी डिलीवरी की गई है। तो भारतीय नौसेना में या इंडियन नेवी में जो स्कॉर्पियन सबमरीन्स होती हैं उनके ऊपर है। तो आपका ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। यहीं पर आप नोट भी कर सकते हैं कि ये टॉपिक जो है हमारा वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। दूसरा है आपके मथुरा मंदिर मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट की जो अभी कमेंट आए हैं, टिप्पणी आए हैं, तो ये आपका पॉलिटिकल साइंस बोल सकते हैं हम लोग, या जुडिशियल सिस्टम से संबंधित रहेगा टॉपिक, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि संवैधानिक ढांचे से संबंधित हमारा ये पेपर रहेगा। उसके बाद में अगला है आपका, केरल में जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है कि भाई जियो फेंसिंग तकनीक जो है वो क्या है, तो इस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, तो इसको साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बना है अभी यूएनएससी का। तो पाकिस्तान अभी रिसेंट में 8वीं बार अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है और इसकी मेजबानी भी करेगा अब ये। तो ये आपका इंटरनेशनल रिलेशन है, यानी कि आईआर से संबंधित पॉइंट है। फिर है आपका कि दिसंबर में हमारे इंडिया में जो यूपीआई के द्वारा जो लेन देन रखा गया वो इस बार सबसे टॉप पे था। तो ये आपका इकोनॉमी की दृष्टि से या इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। फिर है आपका 67th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अवार्ड्स, गेम्स, तो आपका ये गेम्स से रिलेटेड पॉइंट है, तो ये तैयार करना है। फिर आपका भारतीय प्रवासी पुरस्कार सम्मान, ये आपका कल्चर भी इसमें शामिल हो सकता है क्योंकि हमारे कल्चर का एक पार्ट है ये। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आपको हिस्ट्री का पूरा सिनॉप्सिस इसमें देखने को मिलेगा। तो हिस्ट्री से संबंधित हो गया, कल्चर से संबंधित हो गया और एक अवार्ड से संबंधित हो गया। तो ये आपका 3 चीज़ों को कवर कर रहा है एक साथ में ही, अवार्ड्स, हिस्ट्री और कल्चर। और लास्ट है आपका विश्व ब्रेल डे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट जितने भी डेज, जितने भी वीक्स, ईयर होते हैं उनसे रिलेटेड, तो इतने पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे आज। इससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी रिसेंट में 10 जनवरी को हमारे भारत में एक दिवस मनाया जाता है जिसे हम विश्व हिंदी दिवस कहते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस
से संबंधित क्या अपडेट हमारे रहे, तो उसको लेकर के कुछ बातें हम कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। देखिए 10 जनवरी को जो है वो विश्व हिंदी दिवस का दिन है, तो इस दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस जो है वो हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन जो पहला विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था ये आपका 1975 में मनाया गया था, 1975 में। और 1975 में इस अधिवेशन को, या इसका पहला जो अधिवेशन है, ये महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? महाराष्ट्र के नागपुर में। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरी चीज, 2006 से विश्व हिंदी दिवस को लगातार या प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, और 1975 में पहला मनाया गया था। उसके बाद कंटिन्यूस वे में अगर ये दिवस आया आपका तो 2006 से है, ठीक है। इसके बाद में एक आपका यहीं पर पॉइंट आप लिंक कर सकते हैं कि जो हमारा केवल हिंदी दिवस अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, देखिए ये बात जो हम कर रहे हैं वो विश्व हिंदी दिवस की कर रहे हैं, जो अभी रिसेंट में 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। तो हिंदी दिवस जो है ये आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है साथियों। कब मनाया जाएगा? 14 सितंबर को। तो इसके बारे में भी याद रखना। और हिंदी जो है वो भारत की राजकीय भाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 343 में दिया गया है ना। तो ये एक बेसिक पॉइंट था, तो यहां से चीजों को याद रखना है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि भारतीय नौसेना को अंतिम स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन अभी सौंपा गया है। इसके बाद में स्कॉर्पियन श्रेणी की कोई भी पनडुब्बी अब भारतीय नौसेना में शामिल नहीं होगी, क्योंकि यही अंतिम भी थी और यही आपकी छठी भी थी। इससे पहले स्कॉर्पियन कैटेगरी की नेवी ने 6 पनडुब्बी अपनी नौसेना में शामिल की हैं। तो उससे संबंधित चीजों को आप विस्तार से, हम किस तरीके से मेंस और प्री को कवर करेंगे। तो देखिए पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है कि डिलीवरी ऑफ लास्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन टू इंडियन नेवी। तो जो मेन फोकस है आपका वो इस वर्ड पे है ना, स्कॉर्पियन कैटेगरी की या स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन अभी नौसेना में शामिल की गई है। उससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हो सकते हैं, तो सबसे पहले क्या है, एक प्रोजेक्ट 17 आपको इसमें याद रखना है कि प्रोजेक्ट 17 क्या है। देखिए प्रोजेक्ट 17 हमारी स्वदेशी पनडुब्बियों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है, या ये कहें कि ये भारत सरकार की एक ऐसी परियोजना है जो स्वदेशी पनडुब्बियों के निर्माण किया जाता है। और ये परियोजना भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयासों से रन की जा रही है। तो पहला पॉइंट कि यह परियोजना भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी पनडुब्बी के निर्माण पर केंद्रित है। फ्रांस की नेवल ग्रुप और मजगांव डॉक्स शिप बिल्डर्स, तो ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो फ्रांस नेवी और दूसरा है आपका मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, है ना। तो इंडिया की कौन सी कंपनी काम करती है? ये और फ्रांस नेवल ग्रुप। तो ये दोनों का एक जॉइंट प्रोग्राम है जिसके तहत प्रोजेक्ट 17 चलाया जा रहा है, ये याद रखना। और ये दोनों मिलकर के इन पनडुब्बियों का निर्माण करती हैं, इसलिए प्रोजेक्ट 75 जो है वो आपका इंडोजीनियस या इंडिजीनियस सबमरीन के बिल्डिंग से निर्मित है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट जो है इससे रिलेटेड वो ये है कि भाई ये हमारी जो पनडुब्बी है ये लास्ट और छठी पनडुब्बी है, यानी कि सबमरीन कैटेगरी की जो पनडुब्बियां हैं स्कॉर्पियन कैटेगरी की, वो आपकी 5 पहले शामिल की जा चुकी हैं और एक ये लास्ट शामिल की जा रही है। तो टोटल जो पनडुब्बी हो जाएंगी हमारी कि भाई स्कॉर्पियन कैटेगरी में अब तक इंडियन नेवी में कितनी पनडुब्बियां शामिल की जा चुकी हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्कॉर्पियन सबमरीन तो वो 6 हो जाएंगी। ये हमारी लास्ट भी है और छठवीं भी है, ये भी याद रखना। और इससे पहले 5 पनडुब्बियां और शामिल की जा चुकी हैं। तो छठवीं पनडुब्बी का जो नाम है वो है आपका वागसीर। क्या नाम है? वागसीर। तो अगर पूछा जाए कि भाई स्कॉर्पियन कैटेगरी की जो अंतिम पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल की गई उसका नाम क्या है, तो वागसीर नाम है इसका, ये याद रखना। और इसमें अभी 2-3 पॉइंट निकल के आए कि स्कॉर्पियन कैटेगरी का जो निर्माण है वो फ्रांस और इंडिया दोनों ज्वाइंट रूप से करते हैं।
इसीलिए ये जो है आपकी इंडोजीनियस या इंडिजीनियस सबमरीन है। ठीक, इतना ही याद रखना है। और अगला पॉइंट क्या है आपका? अगला पॉइंट है कि स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों की अपनी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, हमें उस पर बात करनी है। तो पहला, स्टील्थ टेक्नोलॉजी। स्टील्थ टेक्नोलॉजी को हिंदी में स्टेल्थ तकनीक कहते हैं, और ये तकनीक जो है वो शत्रु रडार से बचने के लिए, यानी कि ये रडार सिस्टम से बचने के लिए एक अत्याधुनिक, या कह सकते हैं कि ये आपकी स्टेट ऑफ द आर्ट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी टू अवॉइड एनिमी रडार, यानी कि शत्रु की रडार से बचने वाली एक रडार है। दूसरा है मिसाइल क्षमता। तो इसकी जो मिसाइल क्षमता है वो ये पानी के भीतर और सतह दोनों पर वार कर सकती है। पहली विशेषता क्या थी कि ये रडार सिस्टम से बचाती है। दूसरा, ये सतह और पानी दोनों से वॉर कर सकती है। ठीक है, तो इंग्लिश में मिसाइल कैपेबिलिटी देखेंगे हम लोग। तो इसकी जो फायरिंग रेंज है वो अंडर वाटर एंड सरफेस दोनों से है। तीसरा है सेंसर टेक्नोलॉजी। तो इस पनडुब्बी में आपके जो सेंसर्स हैं वो काफ़ी लेटेस्ट हैं और सोनार सिस्टम पर आधारित सेंसर्स इसमें लगाए गए हैं। अगला है ऑटोमेशन। ऑपरेशनल कार्यों में उच्च स्तर का इसका ऑटोमेशन देखा गया है। तो हाई लेवल ऑफ ऑटोमेशन है, ऑपरेशनल टास्क है ना, तो ये भी चीज़ याद रखनी है। तो ये इसकी कुछ फीचर्स या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको 4 चीज़ें याद रखनी है कि भाई इस सबमरीन में जो है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इसकी मिसाइल कैपेबिलिटी क्या है कि ये सरफेस और वाटर दोनों से फायर कर सकती है। तीसरा है कि इसमें सेंसर टेक्नोलॉजी किस तरीके का काम करती है। तो भाई इसमें सोनार सिस्टम के तहत सेंसर लगाए गए हैं। ऑटोमेशन का मीन्स होता है कि ऑपरेशनल टास्क जो दिए गए हैं वो इसका किस तरीके का रहा है, तो वो हाई लेवल का रहा है। तो ये इसके कुछ फीचर्स हो गए। इसके बाद में इसकी जो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है वो क्या है। जैसे कई बार आपसे पूछ लेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेंस में कि स्कॉर्पियन श्रेणी की जो सबमरीन्स होती हैं उसकी विशेषताओं और रणनीतिक महत्व पर चर्चा कीजिए। तो आपको क्या करना है कि कुछ कीवर्ड्स आपको याद रखने, जैसे 4 कीवर्ड्स मैंने आपको यहाँ पर बताए। उसके बाद में इसका रणनीतिक महत्व क्या है। तो रणनीतिक महत्व में पहला पॉइंट आपका यही है कि भाई द एडिशन ऑफ द सबमरीन्स विल ब्रिंग ए मेजर चेंज इन द सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन नेवी। इन पनडुब्बियों के जुड़ने से भारतीय नौसेना की जलमग्न युद्ध क्षमता में बड़ा बदलाव आएगा। दूसरा क्या है कि यह भारतीय समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत का एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप्स टुवर्ड्स सिक्योरिटी ऑफ इंडिया मैरीटाइम जोन एंड सेल्फ रिलायंट इंडियन कैंपेन। उसके बाद में जो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई 6 शामिल की जा चुकी हैं, तो ये 6वीं है। तो इससे पहले 5 और कौन कौन सी स्कॉर्पियन कैटेगरी की हमारी सबमरीन इसमें शामिल की जा चुकी हैं, तो उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। पहला नाम है आपका INS कलवरी, दूसरा नाम है INS खंडेरी, तीसरा नाम है INS करंज, INS वेला और INS वागीर। देखिए किसी भी देश का जो सबसे बड़ी पावर होती है वो उसकी नौसेना होती है, उसकी आर्मी होती है, उसकी एयरफोर्स होती है। जब तक किसी देश का डिफेंस सिस्टम मजबूत नहीं होगा उस देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा क्या रहेगी, हमेशा खतरे में रहेगी। इंटरनल सिक्योरिटी के पर्पज से भी आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और इंटरनल सिक्योरिटी में जब तक आप बॉर्डर के आसपास या मैरीटाइम में अपनी सिक्योरिटी को अच्छे तरीके से डेवलप नहीं करेंगे तो कोई भी देश आपको कमजोर समझ करके अटैक कर सकता है। तो उन पॉइंट्स में भी ध्यान रखना है। इसलिए समय समय पर हमारी जो नेवल है या नेवी जो है, एयरफोर्स जो है, वो अलग अलग तरीके के सबमरीन्स, मिसाइल, इन सब का परीक्षण करते हैं और बाद में उनको अपने यहाँ परीक्षण करने के बाद में शामिल भी किया जाता है उनको आर्मी और नौसेना में, एयरफोर्स में। तो ऐसे ही 5 इससे पहले की जा चुकी हैं, जिसमें पहली है आपकी INS कलवरी, दूसरी है आपकी INS खंडेरी, तीसरी है आपकी INS करंज और INS वेला और INS वागीर, और जो 6ठी आपकी जुड़ी है उसका नाम हो जाएगा INS वागसीर। ठीक है, तो ये 6 पनडुब्बियां हैं, इनको आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला है, दूसरा पॉइंट क्या आता है आपका, मथुरा मंदिर मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो कमेंट किया है। देखिए यहां पर भूमिका किसकी है, सुप्रीम कोर्ट की। अगर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो भारत में सबसे सर्वोच्च संस्था जो है वो हमारी जुडिशरी है, क्योंकि जुडिशरी को आर्टिकल 13 के तहत जुडिशियल रिव्यू करने का पावर है। और जब हमारी विधायिका और कार्यपालिका जब
किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं या उनके कार्य में लेट लतीफ़ी होती है, तो जुडिशरी आगे बढ़ चढ़ करके उनके कार्यों में जब दखल देने लग जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता। तो अभी भारत में आपने सुना ही होगा कि बहुत लंबे समय से मंदिर मस्जिदों को लेकर के काफ़ी विवाद रहा। जैसे राम मंदिर बाबरी मस्जिद वाला जो मामला था अयोध्या में, 22 जनवरी को उसको सॉल्व किया गया और वहाँ पर दोबारा से राम मंदिर की स्थापना की गई। इसके बाद में धीरे धीरे मामले उठते गए, बनारस वाला मामला आया सामने, संभल वाला मामला आया, और संभल में तो ये मामला इस स्तर तक पहुंच गया कि वहां पर इतनी ज़्यादा हिंसा फैल गई कि लोग एक दूसरे को काटने मारने के लिए तैयार हो गए, कर्फ्यू लगाना पड़ा वहां पर। उसके अलावा मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद वाला जो मामला है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कमेंट किया है, उसने लोगों को किस तरीके का आश्वासन दिया है ताकि संभल जैसी घटनाएं देश में दोबारा से ना पनपें, देश में शांति कायम रह सके। क्योंकि जब तक किसी देश में धर्म से संबंधित विचारधाराएं जब एक दूसरे में प्रतिरोध आता है या एक दूसरे में विरोधाभास आता है, तो वहां पर कट्टरता की वजह से क्या होता है कि हिंसा फैल जाती है। और हमेशा से सुप्रीम कोर्ट का ये बयान रहा है कि भाई देश में शांति कायम करने का और देश को सुरक्षा प्रदान करने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की रहती है। तो किस तरीके से इन हिंसाओं को कम किया जा सकता है, हमें कैसे डिसीजन लेने चाहिए, हमें किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, तो उन्हीं चीज़ों को आपको क्या होता है कि मेंस में कई बार आपसे केस स्टडी पर सवाल पूछ लिया या कोई कमेंट करवा लिया या कोई टिप्पणी, किसी की आलोचनात्मक समीक्षा करवा ली गई। तो इस तरीके के पॉइंट्स के लिए ना ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी मथुरा और में जो कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद वाला जो मामला है वो काफ़ी लंबे समय से चर्चा का विषय बना, और इसको लेकर के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी एक धारणा विकसित की कि किस तरीके से हम इसको निपटा सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा हम समझते हैं बैकग्राउंड क्या है। देखिए, भारत में जब मुस्लिम अटैकर्स आए इंडिया में 1712 में सबसे पहला मुस्लिम अटैक हुआ, और उस समय मोहम्मद बिन कासिम भारत में आक्रमण करने के लिए आए थे और सिंध पर उन्होंने आक्रमण किया, सिंध को लूटा और फिर अपने गवर्नर जुनैद को वहाँ पर अपॉइंट करके वो चले गए वापस। और उसके बाद जब अगली साल आए तो उन्होंने मुल्तान पर अटैक किया, मुल्तान को जीता। मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ पर जो काउंटर किया था वो राजा दाहर ने किया था, ठीक है, और वो डिफीट भी हुए थे इस वॉर में। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर मुस्लिम्स आए, अटैक्स होते गए। उन्हीं में से एक अटैकर्स आया बाबर, और वो यहीं पर स्थापित हो गया, जो हमारा पूरा मुगल एम्पायर के नाम से हमारे मिडिवल हिस्ट्री में एक चैप्टर हमको देखने को मिलता है। तो उसी सीरीज में एक और रूलर आए, औरंगजेब, और औरंगजेब सबसे कट्टर मुस्लिम शासक था जिसने धार्मिक कट्टरता को अपनी रूल करने की, अपनी शासन की पॉलिसी उसने बनाया, और सबसे ज़्यादा धर्म परिवर्तन और मंदिरों को तोड़ने, मस्जिद बनाने पर उन्होंने ध्यान दिया। और उनका जो विरोध सबसे ज़्यादा किया वो साउथ में मराठा साम्राज्य ने किया, शिवाजी महाराज ने किया। तो तब से लेकर के आज तक ये मुद्दा विवाद का विषय बना हुआ है। और अभी जब लेटेस्ट इतनी घटनाएं हो गई, राम मंदिर बना, तो लोगों में एक वर्ग ऐसा आया भारत में जिसमें एक उम्मीद जागी कि अब हमें क्या करना है कि भाई हर मस्जिद के नीचे क्या एक मंदिर दबा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी कोई घटनाएं हो रही हैं भारत में, अगर आपके पास में पुरातात्विक साक्ष्य हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इसके लिए, वो पहले उसकी पूरी जांच करेगा। जब तक हम पूरी प्रक्रिया से नहीं गुजर जाएंगे तब तक हम ऐसे मुद्दों पर बहस करने से या ऐसे मुद्दों पर कमेंट करने से बचें। तो वही हमको इसमें बात करनी है। देखिए, मामले का संदर्भ क्या है, हम ये चाहते हैं कि भाई इस मामले का जो पूरा अभी चल रहा है चर्चा में, वो क्यों चल रहा है, इसका चर्चा का विषय क्या है, क्यों रिसेंट में ये इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि आज हमें इस पर बात करनी पड़ रही है। तो देखिए, मथुरा में कृष्ण मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद से संबंधित भूमि विवाद वर्षों से चला आ रहा है, और यह विवाद 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल से जुड़ा है, जब कथित रूप से मंदिर की भूमि पर मस्जिद का निर्माण किया गया। ठीक है, तो द लैंड डिस्प्यूट रिलेटेड टू कृष्णा जन्मभूमि टेम्पल एंड शाही ईदगाह मॉस्क्यू इन मथुरा हैज बीन गोइंग ऑन फॉर ईयर। द डिस्प्यूट dates back to the region regery of Mughal Emperor Aurangzeb in the 17th century when a mosque was allegedly built on the temple land, है ना। दूसरा क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, इस पर हमको उस पर बात करनी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद से संबंधित कई याचिकाओं को एक साथ जोड़ने और उनकी अदालत ने संबंधित
पक्षों को निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, है ना, ये याद रखना है कि एक एक पॉइंट क्या है कि निष्पक्षता बनाए रखने और कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया कि जो हमारे कानूनी प्रक्रिया है, जो लीगल प्रोसेस है, उस पर ध्यान देना है। सुनवाई के लिए प्रक्रिया तय करने के निर्देश दिए हैं कि जो हमारे पिटिशनर्स हैं उसके लिए क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होंगे, क्या क्या उसके निर्देश होंगे, उन पर बात करनी है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता विवाद से संबंधित आपत्तियां भी दर्ज कर सकते हैं, जिस पर बाद में सुनवाई होगी। अगला पॉइंट, मथुरा विवाद की स्थिति क्या है, तो वो भी देख लेते हैं क्या सिचुएशंस हैं इसकी। तो विवादित भूमि पर मंदिर और मस्जिद दोनों मौजूद हैं। एक तरफ आपका मंदिर बना हुआ है, ठीक है, टेम्पल है, और एक तरफ आपकी मस्जिद बनी हुई है। ये मॉस्क्यू हो गया, ये टेम्पल हो गया आपका। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि मस्जिद मंदिर की मूल भूमि पर बनाई गई है, यानी कि जिन लोगों ने पिटीशन दायर की है वो लोग कहते हैं कि जो हमारा मस्जिद है यहाँ पर पहले क्या था, टेम्पल था, तो जो मस्जिद बनाई गई है वो हमारे मूल मंदिर वाले स्थान पर बनाई गई है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद कानूनी रूप से स्थापित और इसे हटाने का कोई आधार नहीं है। तो जो दूसरा वर्ग है मुस्लिम लोगों का, वो कह रहे हैं कि भैया लीगली जो है मस्जिद हमारी उचित स्थान पर बनी हुई है और किसी भी तरीके से इसको हटाया नहीं जा सकता है। तो बोथ टेम्पल एंड मॉस्क्यू आर प्रेजेंट ऑन द डिस्प्यूटेड लैंड। द पिटिशनर्स क्लेम दैट द मॉस्क्यू हैज बीन बुilt ऑन द ओरिजिनल लैंड ऑफ द टेम्पल। ठीक है, ये याद रखना। अगला पॉइंट क्या है आपका, द मुस्लिम साइड सेज दैट द मॉस्क्यू इज लीगली एस्टैब्लिश्ड एंड देयर इज नो बेसिस फॉर इट्स रिमूवल। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। अगला, सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य क्या कि भाई इस तरीके की जो टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, उसका क्या मेन ऑब्जेक्ट रहा है, उस पर हमको बात करनी है। पहला क्या है, एम्फासाइज पीसफुल एंड लीगल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। सुप्रीम कोर्ट चाहता है हमेशा कि भैया विवाद जो है वो शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से सॉल्व होना चाहिए। अगला, द कोर्ट सेड दैट दिस मैटर इज सेंसिटिव एंड रिलीजियस सेंटिमेंट्स आर अटैच्ड टू इट, यानी कि कोर्ट ने कहा है कि यह मामला संवेदनशील है और इससे धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। देखिए, भारत जैसे देश में क्या होता है कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, चाहे वो लैंग्वेज को लेकर के हो, रिलीजन को लेकर के हो, भाषा को लेके, वेशभूषा को लेके, कल्चर को लेके। इसीलिए भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत जो है वो विविधताओं से भरा हुआ एक देश है, जहाँ डाइवर्सिटी इन यूनिवर्सिटी, यानी कि विविधता में एकता पाई जाती है। और उसमें एक वर्ग ऐसा होगा जो वहाँ पर मेजोरिटी में होगा, एक वर्ग ऐसा होगा जो माइनॉरिटी में होगा। उसमें भी उसमें भी क्या होता है कि जब हम किसी भी धार्मिक मुद्दे पर बात करते हैं तो धर्म जो होता है वो व्यक्ति की भावना को आहत करता है, और जब किसी व्यक्ति की धार्मिक भावना आहत होती है तो वहां पर प्रतिरोध यानी कि विरोध जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जो आगे चल करके हिंसा का रूप ले लेती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य यही है कि ऐसे मामले जो हैं वो शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से सुलझाए जाने चाहिए। ऐसे मामले सेंसिटिव होते हैं जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी होती हैं। न्यायिक प्रक्रिया के तहत किसी भी तरह की हिंसा या अनावश्यक उत्तेजना से बचने की आवश्यकता है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या किया, टिप्पणी की है। ठीक है, इसके बाद में इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए, यह विवाद भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, आपको रिलीजियस और कल्चरल हिस्सा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है, जस्टिस एंड फेयरनेस। ठीक है, तो बिल्कुल पूरी तरीके से फेयर होना चाहिए। और यह मामला एक एक्ट के तहत आता है, उस एक्ट का नाम आपको याद रखना है जिसे हम कहते हैं प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। ठीक है, तो 1991 के पूजा स्थल अधिनियम के अंतर्गत ये मामला आपका दर्ज किया गया है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस भी आपको याद रखनी है। तो देखिए कौन कौन से पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं। पहला तो यही है कि भाई मामले का जो बैकग्राउंड है, इसकी जो पृष्ठभूमि है वो क्या है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या कमेंट है इस पर। फिर इसकी जो रिसेंट में जो डिस्प्यूट की सिचुएशन है वो क्या है, और सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इन पॉइंट्स पर हमको बात करके हम मेंस का यहाँ से क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला पॉइंट कि केरल में भी जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। तो यहाँ साइंस एंड टेक से संबंधित मुद्दा है और काफ़ी लेटेस्ट मुद्दा है ये। तो जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी होती क्या है,
इसका अपना क्या उद्देश्य है, किस तरीके से वर्क करता है, इसके फ्यूचर में क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो उन सारे बिंदुओं पर यहाँ एक एक करके चर्चा करेंगे। देखिए पहले इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है आपका। तो देखिए जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी, जियो फेंसिंग इज ए टेक्निक इन विच वर्चुअल बॉर्डर आर यूज्ड। तो ये हमारी एक वर्चुअल ऑर्डर यानी कि आभासी सीमा का इसमें उपयोग किया जाता है। दूसरा, यह तकनीक ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के आधार पर किसी क्षेत्र में प्रवेश या निकास का पता लगाती है। देखिए ऐसे क्षेत्र जहां पर ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा रहते हैं तो वहां जीपीएस और आरएफआईडी के तहत ये उसकी एंट्री और उसकी एग्जिट दोनों का पता करती है। तीसरा, यह तकनीक वाहनों के लिए व्यक्तियों या उपकरणों की गतिविधियों पर क्या करती है, नजर रखती है और उनको मॉनिटर करती है। तो इन चीज़ों पर याद रखना कि दिस टेक्नोलॉजी इज यूजफुल फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द मूवमेंट्स ऑफ व्हीकल्स, पीपल्स और इक्विपमेंट। तो ये इसका बैकग्राउंड हो जाएगा, इसका परिचय हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई भारत में जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है, इस पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले जब हम किसी भी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो 30 से 50 वर्ड में हम इंट्रोडक्शन लिखते हो, तो उसमें क्या लिखना है कि आपकी जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी जो है वो एक आभासी बॉर्डर है और जिसके तहत जीपीएस के और आरएफआईडी के तहत किसी भी वाहन, व्यक्ति या इक्विपमेंट, उपकरण के एंट्री और एग्जिट की बात की जाती है और इस तकनीक द्वारा वाहनों, व्यक्ति और उपकरणों पर नजर रखी जाती है, उनको मॉनिटर किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको वहाँ इंट्रोडक्शन में काम आ सकते हैं। अगला है केरल में जियो फेंसिंग का उद्देश्य क्या है। देखिए केरल काफ़ी अपडेटेड स्टेट है इंडिया का। तो यहाँ देखिए राज्य सरकार ने किस उद्देश्य से इसको लॉन्च किया है। तो पहला तो सड़क दुर्घटना को कम करना है यहाँ पर, कि जितने भी आपके रोड एक्सीडेंट्स हैं इनको रिड्यूस करना है एंड एनफोर्स ट्रैफिक रूल्स। और हमारे जो ट्रैफिक रूल्स हैं, यातायात नियम है, उनको अच्छे तरीके से लागू करने के लिए इस तकनीक को अपनाने का निर्णय लिया है। स्कूल और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में वाहन की गति को नियंत्रित करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। मेन ऑब्जेक्ट अगर इससे पूछा जाए आपसे कि भाई इसका जो मेन गोल है या मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है, द मेन गोल इज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ व्हीकल्स इन स्कूल एंड क्राउडेड एरिया। तो जितने भी भीड़ भाड़ वाले एरिया होते हैं, जितने भी स्कूल वाले एरिया होते हैं, वहां पर वाहनों की गति को नियंत्रित करना इसका मेन गोल है। ठीक है, अगला पॉइंट, मुख्य उपयोग क्या है इसका। तो मेन यूजेज में पहला कि वाहनों की गति सीमा निर्धारित की जाएगी। अगर कोई वाहन उस गति सीमा से आगे कार्य करता है, आगे चलता है, तो उसको आर्थिक रूप से उस पर दंड किया जाएगा और उसके लिए एक अलर्ट पहुंच जाएगा कि भाई साहब आप जो हैं वो एक फिक्स लिमिट से ज़्यादा आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आप उसको कंट्रोल करिए, जिससे कि इस तरीके की रोड सेफ्टी जैसी घटनाएं हमें और आगे को देखने को मिलेंगी। देखिए पहला इसका जो मेन मुख्य उपयोग है वो क्या है, स्पीड लिमिट ऑफ व्हीकल्स। तो स्पीड लिमिट ऑफ व्हीकल्स विल बी फिक्स्ड थ्रू जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी इफ द व्हीकल्स एक्सीड्स द स्पीड लिमिट एंड ऑटोमेटिक अलर्ट विल बी इश्यूड। तो जियो फेंसिंग तकनीक के जरिए वाहनों की गति सीमा तय की जाएगी। अगर वाहन तय सीमा से अधिक गति में होता है तो एक ऑटोमेटिक अलर्ट उसको जारी किया जाएगा। दूसरा, सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी, इसका एक मुख्य उपयोग है। स्कूल हुए, अस्पताल हो गए, भीड़ भाड़ वाले जो क्षेत्र हो गए, वहां पर इस तकनीक सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करेगी। दिस टेक्नोलॉजी विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग रोड एक्सीडेंट्स इन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड क्राउडेड एरिया। कानून का पालन, नियम तोड़ने वालों पर स्वचालित ऑटोमेटिक जुर्माना लगाया जाएगा। यहाँ पर कि जो भी लोग हैं उन पर ऑटोमेटिक फाइन किया जाएगा। यातायात विभाग को बेहतर निगरानी में मदद मिलेगी, यानी कि जो हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट हैं उनको बेटर मॉनिटरिंग करने का मौका मिलेगा, उसमें ये आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये इसके मुख्य 4 उपयोग लिखने। पहला क्या है कि वाहनों की गति सीमा को निर्धारित, सड़क सुरक्षा को बनाए रखना, कानून का पालन करना, ये 3-4 पॉइंट्स पर हमने बात की है। तो ये इसका मुख्य उपयोग हो गया। इसके बाद में इसके तकनीकी लाभ क्या हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज क्या है इसके, तो ये भी पूछ लेगा। सबसे पहली चीज सटीकता, एक्यूरेसी, इसका एक एडवांटेज है। जीपीएस बेस्ड मॉनिटरिंग विल प्रोवाइडेड एक्यूरेट एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन। दूसरा है आपका कॉस्ट इफेक्टिव, इन्फोर्सिंग ट्रैफिक रूल्स थ्रू टेक्नोलॉजी विल बी चीपर एंड मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल मेथड। यानी कि जो हमारे पारंपरिक तरीके हैं उनकी तुलना में ये काफ़ी सस्ता भी होगा और प्रभावी भी होगा। सड़क सुरक्षा में सुधार, इसका एक महत्वपूर्ण तकनीकी लाभ है। ठीक है, यह सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात जाम को कम करने में मदद करेगा। इम्प्रूव रोड सेफ्टी, आपको ये पॉइंट्स आप कीवर्ड्स में याद रखने हैं। दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग रोड एक्सीडेंट एंड ट्रैफिक जैम्स।
इसकी चुनौतियां क्या क्या हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं। देखिए चैलेंजेस पहला तो यही कि टेक्नोलॉजी का निर्माण और रखरखाव अपने आप में एक बड़ा चैलेंजेस है, क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा है कि जो हमारा डाटा है उसकी प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी को लेकर के एक चुनौती है हमारे सामने। लोगों को तकनीक के उपयोग के रूप में हमें अवेयर करना है, तो ये भी एक चुनौती है, क्योंकि जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे किसी भी टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल उनको नहीं आएगा, और फिर उस पर नेगेटिव कमेंट्स, उसकी आलोचना होने लगेगी, उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा। ये याद रखना। तो भाई इस तकनीक के क्या क्या चुनौती हो सकती हैं, इसके क्या क्या तकनीकी लाभ हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका कि अभी अभी रिसेंट में पाकिस्तान को यूएनएससी का अस्थायी अनपरमानेंट मेंबर यहाँ पर नॉन बनाया गया है। तो देखिए, तो सबसे पहले जो बेसिक आपका होता है, जैसे यूएनएससी क्या है आपका, तो ये यूएन की एक बॉडी है ना। तो यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो द यूएनएससी इज क्रूशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, प्राइमरली टास्क्ड विद मेंटेनिंग। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, और इन 15 में से आपके 10 परमानेंट मेंबर होते हैं, परमानेंट मेंबर, और आपके 5 परमानेंट मेंबर होंगे और 10 आपके नॉन परमानेंट मेंबर होंगे। ये जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं ये हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो जो फिक्स हैं 5 परमानेंट मेंबर, उसमें आपका यूएसए हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया और यूरोको, ठीक है। तो इतने जो 5 कंट्री हैं ये आपके परमानेंट मेंबर हैं, और अस्थायी सदस्य जो हैं वो हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो अभी पाकिस्तान को 2 साल के लिए चुना गया है, और पाकिस्तान 8वीं बार ऐसा मौका है जब पाकिस्तान इसका अस्थायी अध्यक्ष बना है, सदस्य बना है। देखिए पाकिस्तान का जो चुनाव है वो कैसे किया गया, किस देश को इसने रिप्लेस किया, किसका स्थान लिया है। तो पाकिस्तान से पहले जापान जो था वो इसका सदस्य था, तो जापान के स्थान पर भी रिसेंट में आपके पाकिस्तान का चुनाव किया गया है। देखो पाकिस्तान ने जनवरी 2025 से यूएनएससी के अस्थायी नॉन परमानेंट सदस्य के रूप में कार्यकाल शुरू किया है। यह 8वीं बार है जब पाकिस्तान इस भूमिका में चुना गया है। यह सीट पाकिस्तान को एशिया प्रशांत समूह के तहत मिली है, जिसमें उसने जापान का स्थान लिया है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि एक तो ये नॉन परमानेंट मेंबर हो गया इसका, दूसरा जापान को रिप्लेस करके ये यूएनएससी का क्या बना है, नॉन परमानेंट मेंबर बना है, और एशिया प्रशांत समूह के तहत इसने ये सीट जीती है। तो अभी वोटिंग जब कराई गई थी तो ये सीट इसको अलॉट हुई किसके तहत, एशिया पैसिफिक ग्रुप, और जिसमें इसने किसको रिप्लेस किया है, जापान को रिप्लेस किया है। दूसरा है कि इसको क्या क्या इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी मिल सकती है, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसकी क्या है, उन चीज़ों पर भी बात करते हैं। तो पाकिस्तान जुलाई 2025 में यूएनएससी की अध्यक्षता करेगा। अब यहाँ से पीटी में क्वेश्चन बन सकता है कि 2025 में यूएनएससी को अध्यक्षता कौन करेगा। तो इसकी जो अध्यक्षता है वो 2025 में पाकिस्तान के द्वारा की जाएगी। एक तो ये आपको पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। दूसरा, पाकिस्तान एशिया प्रशांत समूह या एशिया पैसिफिक ग्रुप के तहत जापान को रिप्लेस करके क्या बना, इसका सदस्य बना है। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स इसी तरीके के हमारे पीटी वगैरह में आते हैं। दूसरा क्या है कि इस दौरान वह वैश्विक सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने में भूमिका निभाएगा। तो ड्यूरिंग इस टेन्यूर पाकिस्तान विल प्ले रोल इन की डिसीजंस कंसर्निंग ग्लोबल सिक्योरिटी। इट विल आल्सो पार्टिसिपेट इन कमिटीज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्शंस अगेंस्ट ग्रुप लाइक अल कायदा और आईएसएस। तो अल कायदा और आईएसएस पर प्रतिबंध लगाने वाली समितियों में पाकिस्तान की भागीदारी होगी। तो इन चीज़ों में पाकिस्तान की महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर देखी जा सकती है। इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट है कि भाई इसकी जो स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस है, रणनीतिक महत्व जो है वो क्या है कि यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर अपनी आवाज़ उठाने का अवसर दे सकती है कि अभी जो है इसका ये नॉन परमानेंट मेंबर बना है, तो भाई एक इसको एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ से ये अपनी बात पूरे वर्ल्ड के सामने रख सकता है। ये इसके लिए स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस हो जाएगा, कूटनीतिक महत्व हो जाएगा। यह पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और वैश्विक मुद्दों में भागीदारी बढ़ाने का एक माध्यम है। इट अलाउज पाकिस्तान टू एनहेंस इट्स डिप्लोमेटिक प्रेजेंस एंड पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल इशू। थ्रू दिस रोल पाकिस्तान कैन फोकस ऑन इशू लाइक रीजनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड क्लाइमेट चेंज। तो आपको ये 3 पॉइंट्स पर बात करनी है कि इस भूमिका के माध्यम से वह क्षेत्रीय सुरक्षा यानी कि रीजनल सिक्योरिटी, आतंकवाद, टेररिज्म हो गया आपका, काउंटर टेररिज्म और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे हो गए, इन पर भी ध्यान केंद्रित कर सकता है।
अब पाकिस्तान के सामने जो चुनौतियां हैं वो क्या क्या हैं? पहली तो यही है कि पाकिस्तान की सदस्यता उसके आतंकवाद से संबंधित नीति पर ध्यान करेगी। दूसरा, भारत और अन्य देशों ने पाकिस्तान पर आतंकवाद के समर्थन का आरोप लगाया है, जिससे उसकी भूमिका पर सवाल उठ सकते हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति को कोई ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है, तो जो आरोप उसके ऊपर लगाए जाते हैं, जितने भी अक्यूज उसको किया जाता है, तो इन चीजों को याद रखना है। दूसरी चीज कि वैश्विक मंच पर जिम्मेदारी निभाने के लिए पाकिस्तान को अपने नीतिगत दृष्टिकोण को सुधारने की आवश्यकता है। तो ये कुछ चैलेंजेज हैं पाकिस्तान के लिए, जो यूएनएससी के सदस्यता के तौर पर इसको देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट है कि दिसंबर में यूपीआई लेन देन का रिकॉर्ड, तो अभी लेटेस्ट हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से किए गए हैं। और यूपीआई का कितना महत्व हमारी इकोनॉमी में है, जिससे कैशलेस ट्रांजैक्शन की भूमिका इस समय काफ़ी बड़ी है और लोगों के पास कैश से संबंधित जो भार था वो भी कम हुआ है। अब हमें ज़्यादा कैश लेके घूमने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हो गया देश का कि जहां आप पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकते हैं, या आपको बैंक में अपना समय भी बर्बाद नहीं करना है, सारे काम आप एक जगह बैठ करके कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही देख लें कि भाई यूपीआई जो है वो क्या होता है हमारा, और इससे किस तरीके से हम लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो पहला है, यूपीआई इज इंडियाज रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। देखिए, यूपीआई भारत का एक रियल टाइम भुगतान प्रणाली है, जिसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। यह उपयोगकर्ताओं को तुरंत बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में धनराशि स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान करता है। तो यूपीआई को जो डेवलप किया है, एक तो ये याद रखना किसने डेवलप किया है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, एनपीसीआई ने। और ये आपकी रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। ठीक। दूसरा, तुरंत आप क्या कर सकते हैं कि ये मान लीजिए एक अकाउंट ए है, ये एक अकाउंट बी है, यहां से आपने पैसे भेजे, तुरंत ही आपके दूसरे अकाउंट में पहुंच जाएंगे। पहले क्या होता था, पहले बैंक जाओ, बैंक जाके लाइन में लगी है, उसके बाद बैंक से आपको एक रिसिप्ट दी जाती थी कि जैसे ही आपका अमाउंट हो जाएगा आप ये रिसिप्ट चेक कर लेना, ठीक है। इस तरीके से वहां पर टाइम, तो अभी जो जितने भी आंकड़े जो फिगर्स आए गवर्नमेंट के, वो ये आए कि जो जितने ट्रांजेक्शन हुए हैं अभी तक भारत में, उनमें दिसंबर के महीने में सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन देखने को मिले हैं। तो अभी जो ट्रांजैक्शन हुए वो 16.73 बिलियन ट्रांजैक्शन आपके यहाँ पर हुए। ये पैसे नहीं है, ये सिर्फ ट्रांजैक्शन का आंकड़ा है। और अगर देखा जाए कि कितने लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया दिसंबर के महीने में, तो 23.25 लाख करोड़ इतना ट्रांजैक्शन इन यूपीआई के माध्यम से किया गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपके निकल के आ रहे हैं सामने, तो इन पर थोड़ी सी आप ध्यान रखना कि भाई कौन कौन से फिगर्स हैं, हमें क्या क्या याद रखना है। अगला है कि यह यूपीआई का अब तक का सबसे उच्चतम लेन देन आंकड़े हैं, तो हाईएस्ट एवर ट्रांजैक्शन फिगर। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ट्रांजैक्शन जो हुए हैं वो आपके दिसंबर महीने में हुए हैं। ठीक है, ये याद रखना, इतने पॉइंट्स हैं। इसके बाद में अगला, यूपीआई के विकास के नए आयाम क्या हो सकते हैं कि देखिए, न्यू डेवलपमेंट इन यूपीआई। यूपीआई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, पहला तो यह है कि यूपीआई ऑन दी ग्लोबल स्टेज, भारत यूपीआई को अन्य देशों जैसे सिंगापुर हो गया, यूएई हो गया के साथ इंटीग्रेट कर सकता है। तो इंडिया इज इंटीग्रेटिंग यूपीआई विद अदर कंट्रीज सच एज सिंगापुर एंड दी यूएई। यूपीआई लाइट और ऑफलाइन लेन देन, देखिए यूपीआई लाइट जो होता है, जिसके लिए हमें बहुत कम इंटरनेट की आवश्यकता होती है, और कई बार इंटरनेट नहीं भी होता है, तब भी हम यूपीआई लाइट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि ऐसे एरिया जहां पर नेट की कनेक्टिविटी अच्छे तरीके से नहीं होती है, ऐसे स्थानों पर यूपीआई लाइट का उपयोग किया जाता है। तो कम इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में यूपीआई लाइट के जरिए छोटे लेन देन संभव हो गए हैं। क्रेडिट कार्ड के साथ यूपीआई का जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं वो भी हम यूपीआई के साथ में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो 3 पॉइंट याद रखिए इसके नए आयामों में, न्यू डेवलपमेंट्स में। यूपीआई ऑन दी ग्लोबल स्टेज, एक तो ये हो जाएगा आपका। दूसरा क्या हो जाएगा, यूपीआई लाइट एंड ऑफलाइन ट्रांजैक्शन। और तीसरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन विद क्रेडिट कार्ड। तो ये 3 पॉइंट आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसका महत्व क्या है, डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत की अग्रणी भूमिका को निभाता है। ये रिफ्लेक्ट्स इंडिया लीडिंग रोल
है ना, इंडिया की लीडिंग रोल इन द डिजिटल पेमेंट लैंडस्केप रिड्यूसेस रिलायंस ऑन कैश ट्रांजैक्शन मेकिंग द इकोनॉमी मोर ट्रांसपेरेंट। देखिए, जब भी किसी कंट्री की इकोनॉमी में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो अगर ऑनलाइन किए जाते हैं तो उससे उतनी ही ज़्यादा पारदर्शिता उस इकोनॉमी में आती है और गवर्नमेंट को उससे रेवेन्यू भी जनरेट करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। तो अर्थ नगद भुगतान पर निर्भरता हमारी क्या हो रही है, कैशलेस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो कैश पर हमारी डिपेंडेंसी कम होती जा रही है, जिससे अर्थव्यवस्था काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो गई है। छोटे और मध्यम व्यवसायों को डिजिटल भुगतान अपनाने में मदद मिल रही है। तो ये इसके इंपॉर्टेंस हैं, ये याद रखना है। ठीक, इसके बाद में अगला है आपका 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024, तो 67th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, तो कहां पर आयोजित किया गया, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो चैंपियनशिप तिथि और स्थान, ये 67वीं आपकी राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच भोपाल एमपी के बीच में हुआ। यह प्रतियोगिता भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ द्वारा आयोजित की गई है। इसकी विशेषताएं क्या हैं, विभिन्न आयु वर्गों और श्रेणियों में राइफल, पिस्टल और शॉटगन इवेंट्स का आयोजन किया गया, यानी कि 3 कैटेगरी में ये शूटिंग रेंज की जाती है, राइफल, पिस्टल और शॉटगन। देश के प्रमुख निशानेबाजों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच था जहां उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। और इसमें ये चीज याद रखना कि जो अगला आने वाला 2028 का आपका ओलंपिक गेम है, वहां पर क्वालिफिकेशन के लिए ये टेस्ट रखा गया कि यहाँ से जितने भी कैंडिडेट अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे वो आगे होने वाले ओलंपिक में सिलेक्ट होंगे और वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, 2028 ये याद रखना। अगला पॉइंट, मुख्य प्रदर्शन किस किस ने किया है, तो मनु भाकर जो अभी काफी रिसेंट में चर्चा में रही, उनको यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल मिला है 10 मीटर महिला एयर पिस्टल में। दूसरा है सौरभ चौधरी, यूपी के, इन्होंने 10 मीटर में एयर पिस्टल में ही गोल्ड जीता है, इन्होंने आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है, सिल्वर मेडल। ठीक है, इसके बाद में अवनी लेखरा जो राजस्थान की रहने वाली हैं, इन्होंने पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता ने विशेष श्रेणी में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, ये आपकी मेडलिस्ट रही। यहाँ पर दीपक कुमार ये आर्मी से थे जिन्होंने 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन इवेंट में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस किया है। तो ये 4 लोग हैं, मनु भाकर हरियाणा, सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश, अवनी लेखरा राजस्थान और दीपक कुमार आर्मी। इस चैंपियनशिप की सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, तो देखिए, द चैंपियनशिप प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर टैलेंटेड शूटर्स टू बी आइडेंटिफाइड एंड ट्रेंड। इट हेल्प्स इन मेकिंग इंडियन शूटिंग मोर कॉम्पिटिटिव एट द इंटरनेशनल लेवल, ऑफर्स पार्टिसिपेट्स द अपॉर्चुनिटी टू गेन एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस बाय कॉम्पिटिंग एट द नेशनल लेवल। इसका मतलब कि यह चैंपियनशिप जितने भी हमारे प्रतिभाशाली या टैलेंटेड शूटर्स हैं उनके लिए एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है। यह भारतीय निशानेबाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद भी करती है। खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का अनुभव और मनोबल बढ़ाने का अवसर भी मिलता है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हो जाएंगे। फिर देखना है आपको डेवलपमेंट ऑफ शूटिंग इन इंडिया। तो भारत में निशानेबाजी खेल में काफी प्रगति हुई है। इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोसेस इन शूटिंग स्पोर्ट्स। इंडियन शूटर्स रेगुलरली ब्रिंग टू दी कंट्री बाय विनिंग मेडल्स एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस, इंक्रीज ट्रेनिंग फैसिलिटी एंड फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैव फर्दर बूस्टेड दी स्पोर्ट्स गेम। तो भारत में निशानेबाजी खेल में तेजी से प्रगति हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारतीय निशानेबाज नियमित रूप से पदक जीतकर देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। सरकार और निजी संगठनों द्वारा खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं और वित्तीय सहायता में वृद्धि की गई है। तो ये इसका कुछ डेवलपमेंट वगैरह आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है आपका वो ये है कि प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार अभी हमारे यहाँ दिए गए। ठीक है, तो ये याद रखना। तो प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025, इसका परिचय क्या है कि यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा एनआरआई और भारतीय मूल के व्यक्तियों पीआईओ को दिया जाता है। यह पुरस्कार उनके द्वारा अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और भारत के साथ संबंधों को मजबूत बनाने के लिए प्रदान किया जाता है। यह हर 2 साल में प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी के अवसर पर दिया जाता है। देखिए, हर साल भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, लेकिन ये अवार्ड जो दिया जाता है ये हर 2 साल में दिया जाता है, 2 ईयर के गैप में दिया जाता है। लेकिन दिया कब जाता है? 9 जनवरी को ही दिया जाता है। इसका अभी जो लेटेस्ट में ये यहाँ पर बाई मिस्टेक गांधीनगर नहीं है,
इसका जो आयोजन हुआ था ये हुआ था उड़ीसा के भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर उड़ीसा। ठीक है, तो यहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अवार्ड्स दिए थे और इसकी जो थीम थी वो थी डायस्पोरा इनोवेशन फॉर ए न्यू इंडिया। तो इसकी थीम याद रखनी है, इसका कहाँ पर वेन्यू याद रखना है कि गांधीनगर नहीं है, ये भुवनेश्वर उड़ीसा होगा, भुवनेश्वर उड़ीसा इसका वेन्यू। इसकी थीम डायस्पोरा इनोवेशन फॉर ए न्यू इंडिया। द अवार्ड वर कॉन्फर्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू ने ये अवार्ड यहाँ पर बांटे। किस किस को दिया गया, उनमें आपको 5 लोगों का नाम याद रखना है कि यूएसए के आपके डॉक्टर आरती प्रभु हैं, इनको ये दिया गया है आपके हेल्थ केयर रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए, ये चीजें आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। सुनील गुप्ता जो सिंगापुर से हैं आपके भारतीय मूल के, इनको बिजनेस एंड कल्चर ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म। डॉक्टर माधव नैयर जो है आपके नायर ऑस्ट्रेलिया से हैं, इनको एजुकेशन एंड साइंस के लिए एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। रीता मेनन मॉरिशस से हैं, इनको इंडियन ओरिजिन कल्चर एंड लैंग्वेज के लिए अवार्ड दिया गया। डॉक्टर आदित्य शर्मा जो यूएई से हैं, इनको वेलफेयर एंड इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स के काम के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इन 5 लोगों को ये अवार्ड दिए गए, तो इनके नाम भी याद रखना, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अगला सवाल, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है। तो पहला है कि दी अवार्ड एक्ट ए ब्रिज टू कीप दी इंडियन डायस्पोरा कनेक्टेड विद इंडिया, है ना। तो यह पुरस्कार प्रवासी भारतीय समुदाय को भारत से जोड़े रखने का एक माध्यम है। यह भारत और अन्य देशों के बीच में व्यापार, सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधों को मजबूत करता है। दे स्ट्रेंथ ट्रेड कल्चर एंड एजुकेशनल टाइज बिटवीन इंडिया एंड अदर नेशंस। विजेताओं को उनके योगदान के लिए पहचान देकर प्रेरित भी किया जाता है। बाय रिकॉग्नाइजिंग देयर कंट्रीब्यूशन द अवार्ड इंस्पायर अदर इन द डायस्पोरा टू कंट्रीब्यूट फर्दर। भारत के लिए इसके क्या लाभ हैं। द इंडिया डायस्पोरा सर्व से ग्लोबल एम्बेसडर्स ऑफ इंडियन कल्चर, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। दीज अवार्ड हेल्प बूस्ट इंडिया सॉफ्ट पावर एंड प्रमोट इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म एंड कल्चरल एक्सचेंज। तो ये भारत के लिए कुछ लाभ हैं इसके। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट है ये हमारा आज का, कि अभी हाल ही में आपका विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया था। तो विश्व ब्रेल दिवस जो है आपका वो 4 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। तो इस साल भी 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया था। तो पहला क्या कि किस डेट को आता है, ये 4 जनवरी। यह दिन जो है वो लुई ब्रेल की जयंती पर मनाया जाता है। तो लुई ब्रेल ने क्या किया था, ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। द इन्वेंटर ऑफ द ब्रेल स्क्रिप्ट फॉर विजुअली impaired individual. The day aims to promote rights, education and inclusions for visually impaired and blind persons. लुई ब्रेल का अपना क्या योगदान है कि लुई ब्रेल का जो जन्म हुआ था वो 4 जनवरी 1809 को, यानी 4 जनवरी 1809 में फ्रांस में हुआ था। उन्होंने दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए एक स्पर्श आधारित प्रणाली विकसित की जिसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। ही डेवलप्ड ए टेक्टाइल सिस्टम कॉल्ड ब्रेल स्पेशली फॉर ब्लाइंड इंडिविजुअल्स। यह प्रणाली 6 डॉट यानी 6 बिंदुओं पर आधारित है जो विभिन्न अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों को प्रदर्शित करती है। द ब्रेल सिस्टम इज बेस्ड ऑन 6 डॉट्स रिप्रेजेंटिंग लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। तो ये इसका कुछ बेसिक याद रखना है आपको। अगला कि जो ब्रेल डे था इसकी थीम क्या थी 2025 में, तो इंक्लूसिव एजुकेशन थ्रू ब्रेल, ब्रेल के माध्यम से समावेशी शिक्षा, ये इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। यह थीम ब्रेल लिपि के माध्यम से शिक्षा के अधिकार और तकनीकी विकास पर जोर देती है। दिस थीम एम्फेसाइज द रोल ऑफ ब्रेल इन इंश्योरिंग एजुकेशन राइट एंड प्रमोटिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। भारत में ब्रेल का महत्व क्या है, देखिए भारत में जो लगभग दृष्टिहीन व्यक्ति हैं उनकी जो संख्या है वो लगभग 50 लाख के आसपास है। कई शैक्षणिक संस्थान और पुस्तकालय ब्रेल लिपि में सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं और डिजिटल तकनीक और ई ब्रेल पुस्तकें दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए शिक्षा को अधिक सुलभ बना रही हैं। तो एक तो ये याद रखना कि 5 मिलियन विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स, न्यूमर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड लाइब्रेरीज नाउ प्रोवाइड रिसोर्सेज इन ब्रेल। डिजिटल टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग ई ब्रेल ई बुक्स हैज मेड एजुकेशन मोर एसेसिबल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला है कि 2025 की क्या क्या मुख्य गतिविधियां रही। तो देखिए कुछ वर्कशॉप और सेमिनार्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए गए। ब्रेल
फेयर्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए गए, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और गवर्नमेंट के अपने क्या इनिशिएटिव्स रहे, इन चीज़ों को याद रखना कि भाई ये कुछ 2025 की कुछ मुख्य एक्टिविटीज़ थी। चैलेंजेस क्या हैं? देखिए चैलेंजेस ये हैं कि हमारे जितने भी दृष्टिबाधित लोग हैं या इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं नहीं है भारत में, पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं है एनफ। जब रिसोर्सेज की कमी होगी तो हमें क्या करना चाहिए सॉल्यूशंस में? सबसे पहले इन रिसोर्सेज को आगे बढ़ाना है, हमें इनके लिए और ज़्यादा रिसोर्सेज लेके आने। तो लैक ऑफ सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स, लिमिटेड अवेयरनेस एंड ट्रेंड एजुकेटर्स फॉर ब्रेल लिटरेसी। हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर अभी भी इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए जो एजुकेटर्स होते हैं उनके लिए रिसोर्सेज भी कम है और ऐसे एजुकेटर्स की संख्या भी कम है। तो धीरे धीरे अब बीएड के माध्यम से, डीएलएड के माध्यम से, जो आपके कोर्स होते हैं शैक्षिक कोर्स, उनके माध्यम से स्पेशल एजुकेशन में बीएड करवाई जा रही है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेंड कर सकें और इन लोगों के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल करा सकें। इसके उपाय क्या हो सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी, समावेशी शिक्षा नीतियों का क्रियान्वयन करना इसका उपाय है। ब्रेल लिपि में अधिक सामग्री और उपलब्ध जो उपकरण हैं वो उपलब्ध कराने चाहिए, यानी कि इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ ब्रेल मटेरियल एट टूल्स, तकनीकी उपकरणों और ऐप्स का विकास जैसे ई ब्रेल और स्पर्श संवेदनशील स्क्रीन। तो डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड ऐप्स लाइक ई ब्रेल एंड टच सेंसिबिलिटी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे आज की करंट के। तो याद रखना अगली जो क्लास है वो आपकी नेक्स्ट वीक में इसी समय पर आपको देखने को मिलेगी। और जो बच्चे इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसका लिंक ले सकते हैं, वहाँ से आप इसको अच्छे तरीके से अपने नोट्स बनाते जाइए साथ साथ में। और जितने भी वर्ड्स आपको मिलें, कीवर्ड्स मिलें, उनको अपने शॉर्ट नोट्स में शामिल कीजिए और मेंस में आंसर राइटिंग में किस तरीके से उनका यूज करना है, धीरे धीरे ये चीज़ें आपको यहाँ से आराम से दिखती जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीक की करंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आपकी ये सीरीज जब कंटिन्यूस वे में चलेगी, जहाँ आपको कहीं भी इसका कोई भी गैप देखने को नहीं मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।